नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को अपना चैनल नॉलेज एक्शन मस्ती में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट का आज यह 17वां वीडियो एपिसोड है, जिनमें कुल 50 प्रश्नों का संग्रह है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? यानी राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में कहता है कौन एक चीज़ इसमें हुआ है, यानी समान रूप से। तो स्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था, ये नहीं हुआ था पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित। उसके बाद है, अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए थे, ये भी नहीं पाया गया था, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है कि अशोक का शिलालेख वहीं से मिला था। तो फिर अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला ऑप्शन है मेरा, ये स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्मसूत्र के संकलन से संबंधित है, ये भी नहीं है महासंघिक के जो है बौद्ध धर्मसूत्र के संकलन से। अगला ऑप्शन है, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। तो साथियों, ये बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगीति हुई थी। वो है, जैसे पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, और तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा बौद्ध संगीति कोंडलवन कश्मीर में हुआ था। यानी यह बौद्ध संगीति के आयोजन स्थल है ये सभी। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? किसके द्वारा की जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। तो इनका जो है घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी। यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलहन की उत्पादकता में 3 अग्रणी जिला वो कौन कौन सा है? तो दलहन के उत्पादकता में 3 अग्रणी जिला वो है वैशाली, सारण, वैशाली और पटना। यानी सारण, वैशाली और पटना जो है दलहनी उत्पादन में बिहार के 3 अग्रणी जिले हैं। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ता है? पनामा नहर। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। अंध महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। इनका ट्रिक्स याद रखिए। पनामा एक सिगरेट का नाम हुआ, यानी पनामा सिगरेट पीने से प्रशांत भाई अंधा हो गया। तो पनामा से हो गया पनामा सिगरेट से पनामा नहर, और प्रशांत से प्रशांत, अंध से हो गया अटलांटिक महासागर या अंध महासागर। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष पर है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये मलेरिया रोगी के लिए जो है प्रसिद्ध दवा है, मलेरिया रोग से बचाने के लिए। तो इनका उत्पादन आपने देखा था कि 2020 में काफ़ी चर्चा में रहा था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और भारत के हैदराबाद में जो है इसका उत्पादन होता था, और इनका उत्पादन करके विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता था। तो यह जो है कोरोना रोगियों के लिए दिया जाता था उस समय। तो अग्रणी हो गया निर्यात और उत्पादन में भारत। चलते हैं अगले प्रश्न में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ को घोतक था, क्योंकि यानी होम रूल आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ किया, और इसमें कहता है क्यों ऐसा हुआ था। तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। यानी इसने देश के सामने ही स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी, और यह होम रूल आंदोलन जो है यह
एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था 1916 ईस्वी में, बाल गंगाधर तिलक पुणे में, जबकि एनी बेसेंट मद्रास में चलाया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न में, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो कह रहा है इनमें से कौन सी वो प्रथा है, वो संस्था है जो भारतीय की देन है। संसदीय प्रणाली जो भारतीय की देन है, तो वो शून्यकाल जो है यह भारतीय की देन है। और 12 से 1 बजे के सदन में 12 से 1 बजे के समय को शून्यकाल कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है एशियाई खेल का आयोजन जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो एशियाई खेल का आयोजन सर्वप्रथम 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह नई दिल्ली से प्रारंभ हुआ था, जबकि 2018 का एशियाई खेल जकार्ता एवं पोलेम्बांग में हुआ था और 2022 का एशियाई खेल जो होगा 2022 का वो चीन के होंगझू शहर में होगा और 2026 के जो होगा एशियाई खेल और वो होगा जापान के शहर में। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा? तो साथियों सूर्य जो है 2 गैसों का प्रमुख स्रोत है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो इनमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन के दौरान जो है हाइड्रोजन का हीलियम के रूप में रूपांतरण हो जाता है, इसी के कारण सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन, यानी हाइड्रोजन का संलयन हीलियम के रूप में होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन नहीं है, तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, एक हीरा और एक ग्रेफाइट। तो और उसमें कार्बन आप जो है कोयला में भी पाया जाता है, ये बात जानते हैं, क्योंकि कोयला के 4 प्रकार हैं, जिनमें पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट। तो जिसमें पीट कोयला में 50 से 60% कार्बन पाया जाता है और लिग्नाइट कोयला में जो है 65 से 70%, जबकि बिटुमिनस कोयला में 70 से 85% और कार्बन के सबसे उच्चतम कोटि के कोयले होते हैं वो होते हैं एंथ्रासाइट, जिनमें 85 से 96% कोयला पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। तो ये सभी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, यह स्थित है। तो गोविंद महल जो है यह हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, यह दतिया मध्य प्रदेश में है। इनका निर्माण 1614 ईस्वी में शाही वंशीय राजा वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा किया गया। वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा किया गया था दतिया महल, ये गोविंद महल का निर्माण। चलते हैं अगले प्रश्न में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में 2007 ईस्वी में खरीफ फसल में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा, जबकि तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा यह 2008 ईस्वी में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू किया था। 2008 में पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, जबकि सर्वप्रथम कर्नाटक में हुआ था 2007 ईस्वी में। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। तो एमनियोसेंटोसिस जो है यह तरीका है भ्रूण के लिंग निर्धारण करने की, यानी भ्रूण अवस्था में जो है यानी बच्चे गर्भ में रहते हैं तो उनके द्वारा हम मेल फीमेल जो है लिंग निर्धारण करते हैं, वही तरीका एमनियोसेंटोसिस कहलाता है, ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। बिहार में रेशम उद्योग से संबंधित स्थल।
तो बिहार में रेशम के लिए प्रसिद्ध भागलपुर है, भागलपुर के नाथनगर रेशम उद्योग से संबंधित स्थल है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 65 नंबर में, सारगेसो सागर अवस्थित है। तो सारगेसो सागर जो है यह कह रहा है किस महासागर में अवस्थित है। तो यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है सारगेसो सागर, ऑप्शन बी। ये जो है अटलांटिक महासागर एस आकार का होता है। यहाँ से यानी उत्तर में उत्तरी अमेरिका पड़ता है, दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका, और यह जो है एस आकार से ऐसे के मिला हुआ है। तो यह उत्तर साइड में जो है सारगेसो सागर अवस्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया। तो कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है यह अभियान किया गया था कृषक आंदोलन का कि मिशन मोड के द्वारा जो है यह मृदा पोषक एवं तत्व प्रबंधन के लिए जागरूक किया गया था। मिशन मोड याद रखें, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन यानी ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास जो किया गया था वो था मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। इसी अधिनियम में सर्वप्रथम भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का जो है प्रयास किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 68 नंबर, वो है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया। तो सम्राट जहांगीर के मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आने वाले दो अंग्रेज थे, जो एक तो 1609 ईस्वी में आया था और वो था कैप्टन हॉकिंस। इन्होंने आया और इन्होंने सूरत में ईस्ट इंडिया के लिए कंपनी के लिए जो है व्यापार की अनुमति लेने आया था, लेकिन इन्हें अनुमति नहीं मिल पाया। तो फिर जो है 1615 ईस्वी में एक अंग्रेज सर थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में, जिन्होंने सूरत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त किया, और यह 1619 ईस्वी तक रहा था जहांगीर के दरबार में और फिर इंग्लैंड वापस चला गया। तो ऑप्शन ए होगा, लेकिन पहले आया था कैप्टन हॉकिंस 1609 में, जो कि और सर थॉमस रो दूसरा था 1615 में आया था। ऑप्शन में तो ए दिया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न में। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो भारत में जो है राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, और यह अनुच्छेद 80 के 3 में कहा गया है। यह सदस्य जो 12 होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, खेल इत्यादि चीज़ों में ख्याति प्राप्त होते हैं, और जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। वह अनुच्छेद 331 में कहा गया है, यानी लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन के द्वारा ऑडियोमीटर होगा। ऑडियोमीटर के द्वारा है जो है ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, जबकि ध्वनि जो बहरे लोग होते हैं जिनको कान में ध्वनि सुनाई नहीं देता है, उनको ऑडियोफोन के द्वारा जो है ध्वनि सुनाई जाती है। ध्वनि सुनना है ऑडियोफोन के द्वारा, जबकि ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है ऑडियोमीटर के द्वारा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। तो दही में जो आप देखते होंगे खाते हैं तो खट्टेपन जैसा लगता है। इसका कारण है कि जीवाणु जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही में बदल देता है, और ये जो है लैक्टिक
एसिड बन जाता है, यानी लैक्टिक एसिड बन जाने के कारण दही खट्टा लगता है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है। तो थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है। तो यह कहता है किसको प्रभावित करती है। तो यह जो है खून को प्रभावित करती है, यानी रक्त को, और रक्त में भी RBC को, यानी लाल रक्त कण को ये थैलेसीमिया रोग प्रभावित करता है। और चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत में GST के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है। तो GST के लिए भारत में 5 प्रकार के प्रतिशत है। एक है 0, और एक है 5, और एक है 12, और एक है 18, और एक है 28। तो जिसमें कि मेरा ऑप्शन 28 जो है यहाँ डी में दिया हुआ है, सबसे उच्चतम दर 0, 5, 12, 18, 28। तो 28 जो है सबसे उच्चतम दर है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजा था, वो कृष्ण प्रथम था नाम, उसका नाम था कृष्ण प्रथम, जिन्होंने एलोरा के गुफाओं का निर्माण करवाया था। और इनमें कुल 34 गुफाएं हैं जो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है, यानी हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों धर्म के लिए जो है इसमें कुल 34 गुफाएं हैं। तो अगले प्रश्न में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रचलित कौन सी कथा आधारित प्रथम चित्रकला मानी जाती है। तो बिहार में वह प्रचलित कौन सी कथा आधारित चित्रकला है, कथा के आधार पर, यानी कथा। तो यह जो है भागलपुर की मंजूषा चित्रकला बिहार में जो है प्रथम जो है यह कथा आधारित चित्रकला मानी जाती है, भागलपुर की मंजूषा चित्रकला को। तो जबकि ये सब जो है पटना, कलम शैली, मधुबनी, किशनगढ़, ये सब बिहार में ही प्रचलित चित्रकला है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो मानी जाती है वो है अमेजन नदी, जो दुनिया भर में सबसे बड़ी एवं चौड़ी नदी है। जबकि भारत में गंगा सबसे लंबी नदी है, और दुनिया में सबसे लंबी नदी नील नदी है जो मिस्र में है। इनका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील में होता है नील नदी का। तो अगले प्रश्नों में हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है। तो कौन सा पोर्ट है जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया। तो वो जो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, जिनका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, पृथक हुआ था। तो बिहार से जो है उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। लोकसभा का नेता होता है। तो लोकसभा का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जबकि विधानसभा का नेता रहेगा तो वो हो जाएगा मुख्यमंत्री। विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री और लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियाँ दी गई है। तो इन समिति में जो है किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी स्तुति दी है। तो वो समिति है राकेश मोहन समिति, जिसने वित्तीय समावेशन पर अपनी रिपोर्ट दी है। अगले प्रश्नों में चलते हैं। अगला है, तपोवन महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो तपोवन महोत्सव जो है यह बिहार के गया जिला में किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर तप स्थल है गौतम बुद्ध का, इसीलिए किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों में।
कहता है अभियांत्रिक प्रकार मेडिटेरेनियन टाइप्स। अभियांत्रिक प्रकार यानी मेडिटेरेनियन टाइप जो है मौसम पाया जाता है। किस देश में अभियांत्रिक प्रकार का मौसम पाया जाता है? तो यह मौसम जो है कैलिफोर्निया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न मेरा इस प्रकार है, आयकर विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अवधि कब तक के लिए बढ़ा दी? यानी ये जो है इनकम टैक्स विभाग ने कोविड-19 के कारण आधार कार्ड और पैन कार्ड को जो है लिंक कराने के लिए कब तक बढ़ा दिया है? तो यह बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2018 तक के लिए, ऐसा प्रावधान दिया गया था। तो अगले प्रश्नों में चलते हैं। अगला प्रश्न है, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो यह था भारत शासन अधिनियम 1861 के अधीन किया गया था। 1862 में स्थापना हुआ था। 1862 में स्थापना हुआ था, जबकि ये अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम 1861 में। इसी में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना के मंजूरी दिया, लेकिन स्थापना हुआ 1862 में। तो अगले प्रश्नों में चलते हैं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। जबकि उपाध्यक्ष जो है इनका उपाध्यक्ष वो थे M.A. अयंगर, अनंत शयनम अयंगर। तो अगले प्रश्नों में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुआ था। तो कार्ल मार्क्स ये जर्मनी का वैज्ञानिक था। इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा और यह जो है 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन सी। तो अगले प्रश्नों में चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में यानी बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? यह बिहार राज्य की बात किया गया है। तो बिहार राज्य में जो है अभी कुल 31 विश्वविद्यालय हैं। चलते हैं अगले प्रश्नों में। कोयला की सर्वोत्तम किस्म क्या है? तो कोयला की सर्वोत्तम किस्म मैंने बता दिया था पहले भी, एंथ्रासाइट होते हैं, जिनमें लगभग 96% तक जो है कार्बन की मात्रा पाया जाता है। जबकि पीट कोयला सबसे निम्नतम कोयला है, जेकरा में 50 से 60% ही कोयला पाया जाता है। और लिग्नाइट जो है इनमें 65 से 70% ही पाया जाता है कोयला। और बिटुमिनस में 70 से 85% तक कोयला पाया जाता है। तो सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला हुआ। और बिटुमिनस कोयला का प्रयोग घरेलू ईंधन में किया जाता है। लिग्नाइट कोयला का रंग भूरा होता है, इसलिए भूरा कोयला भी कहा जाता है। और इनका भंडार तमिलनाडु में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और इजराइल वो देश हैं जिन्होंने साइबर हमलों से निपटने के लिए दोनों के बीच एक समझौता हुआ था। तो ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? यानी किस द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के जज का वेतन या न्यायाधीश का वेतन दिया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जज का वेतन भारत के संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। और संचित निधि का वर्णन जो है अनुच्छेद 266 में किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। कहता है, इनमें से कौन शुद्ध है यानी मिला हुआ है? एक तरफ दिया हुआ है उस राज्य यानी वंश के नाम दिया हुआ है, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। और एक तरफ है इनका राज्य चिन्ह पर
चिन्ह क्या था? तो चेर वंश का जो चिन्ह था वो धनुष था, ये सही है। और चोल का बाघ था, जबकि पांड्य का मछली था। यानी चेर वंश का राज चिन्ह धनुष था और चोल वंश का राज चिन्ह बाघ था और पांड्य देश का राज चिन्ह मछली था। तीनों मिला हुआ है, तो इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, यानी ए बी सी, यानी 1 2 3 मिला हुआ है। तो अगले प्रश्नों में चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है यह 2006 ईस्वी में आया था और 2006 में ही प्रभावित हुआ था। यानी 2006 में आया और 2006 में ही प्रभावित हुआ। ये ऑप्शन में इसके अनुसार नहीं दिया हुआ है, आंसर होगा 2006। तो चलते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड चीनी के लिए प्रसिद्ध है और यह देश है क्यूबा। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को जो है अवमानना मामले में दोषी करार दिया? तो यह 2020 की घटना है, वह है प्रशांत पांडे। इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना करते हुए जो है इनके ऊपर दोषी करार दिया गया और इनके ऊपर 1 रुपया का जुर्माना मांगा गया। या तो 1 रुपया का जुर्माना दीजिए या 3 महीना का आप जेल जाइए या फिर 3 साल तक आपकी प्रैक्टिस बैन कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 52वां यानी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1985 में हुआ था, यह किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और यह जो है दल बदल एवं अनहरताएँ से संबंधित है। किसी भी दल के लिए जो है, पार्टी के लिए दल बदल से संबंधित है और यह 10वीं अनुसूची में इसे रखा गया है और यह 52वां संविधान संशोधन 1985 में लागू किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से पटना का सीमावर्ती जिला नहीं है? तो साथियों, पटना का जो है सीमावर्ती जिला वह नालंदा है, बेगूसराय है, वैशाली है, जहानाबाद है, लखीसराय है। बहुत सारे ज़िला हैं, लेकिन बक्सर नहीं है, क्योंकि बक्सर के पहले जो है, जैसे यहाँ पटना है तो यहाँ पर भोजपुर है, उसके बाद बक्सर है। तो बक्सर इस भोजपुर के बाद आ जाता है, यानी पटना से बगल में पहले भोजपुर आता है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों में, यानी बक्सर जो है मेरा राइट आंसर होगा कि यह नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा, ये अराकानयोमा जो है कहाँ अवस्थित है? यह हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, अराकानयोमा। यह जो है म्यांमार में है। अराकानयोमा म्यांमार में अवस्थित है। और अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये भी घटना पिछले साल की है। तो भारत सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी की धारा है, वो धारा है सूचना एवं प्रौद्योगिकी की 69A के द्वारा जो है भारत सरकार ने पबजी समेत कुल 118 चाइनीज ऐप को प्रतिबंध कर दिया था। तो अगले प्रश्नों में चलते हैं। कहता है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो भारत का जो है प्रथम तितली उद्यान जो है यह बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। यानी कर्नाटक में जो है भारत का प्रथम तितली पार्क है वो बन्नेरघट्टा नाम के है। अगले प्रश्नों में चलते हैं। अगला प्रश्न है और आज के अंतिम प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह गोंड जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। तो आज का ये प्रश्न श्रृंखला यहीं पे ख़त्म होता है।
तो फिर साथियों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।